रिकॉर्डिंग आपके स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। हाँ जी दिशा, गुड इवनिंग। और एक तो अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास के अंदर हमने यहाँ पे पिट्यूटरी डिसऑर्डर क्या होते हैं यहाँ पे हमने देखा था। बेसिकली हमने यहाँ पे बात किया था कि अगर ट्यूमर फॉर्मेशन होता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के आसपास, देन उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। दैट इज समथिंग वी हैव सीन ओवर देयर इन द लास्ट क्लास। फिर हमने स्टार्ट किया था कि हमारा थायराइड ग्लैंड क्या होता है और इसके क्या क्या रूल्स यहाँ पे होते हैं। सो ये हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था, इसको हम यहाँ पे लाइक आगे बढ़ाते हैं और इसको हम यहाँ पे खत्म करते हैं। डिसऑर्डर्स हम एंड में करेंगे। सो राइट नाउ विल जस्ट फोकस ऑन द ग्लैंड्स, हार्मोन्स एंड व्हाट काइंड ऑफ रोल दे प्ले। ठीक है। बिफोर दैट वी हैव डन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, ये सब हम यहाँ पे देख चुके हैं। क्या इनके रोल होते हैं, क्या ये बनाते हैं, राइट। वी हैव सीन ऑल दोस थिंग्स राइट नाउ। नाउ लेट्स ट्राई टू फोकस ऑन द ग्लैंड। ग्लैंड बाय ग्लैंड हर एक ग्लैंड को हम यहाँ पे देखेंगे और उसके रोल यहाँ पे क्या होते हैं हम यहाँ पे समझ लेंगे। सो जब मैं थायराइड ग्लैंड की बात करता हूँ, सो यहाँ से आपके दो हार्मोन आपके आ रहे हैं, थायरोक्सिन एंड ट्राई आयोडोथायरोनाइन। तो ट्राई आयोडोथायरोनाइन, जिसको मैं T3 यहाँ पे कहता हूँ, याद रखना इज अ मच मोर एक्टिव फॉर्म। अगर आपसे कोई कहता है कि T3 एंड T4 में आपका एक्टिव फॉर्म आपका कौन सा होगा, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा माई T3। T3 विल ऑलवेज गोइंग टू बी माई एक्टिव फॉर्म ओवर हियर। अब जब आप थायराइड ग्लैंड का लोकेशन आप पूछते हो तो यू विल फाइंड इन द नेक रीजन के अंदर। सो इन द नेक रीजन यू विल हैव द थायराइड ग्लैंड। तो इसके दो लोब आपको मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे यू विल हैव वन लोब लाइक दिस और दूसरा लोब आपका यहाँ पे लगा होगा। नाउ जो दो लोब आपको यहाँ पे मिलेंगे आपके थायराइड ग्लैंड के, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ द इस्थेमस। एक स्मॉल टिश्यू है यहाँ पे कनेक्टेड है एंड दैट टिश्यू इज कॉल्ड एज माय इस्थेमस। सो ये एक चीज आपको देख सकते हो आप, यू कैन सी दिस थिंग। अंदर सेल्स आपको कौन से मिलेंगे, फाइंडिंग द फॉलिकल सेल्स। सो फॉलिकल सेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे एंड बीच में जो आपके यहाँ पे स्पेस होगा, दैट स्पेस ओवर इज कॉल्ड एज माय कोलॉइड। बीच में जो आपके यहाँ पे स्पेस होगा, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज माय कोलॉइड। ठीक है। अब फॉलिकल सेल आपको दिख रहा है, बीच में आपको स्पेस दिख रहा है, दैट्स माय कोलॉइड। उसके अलावा यू आर आल्सो फाइंडिंग one more type of cell are seen over here and that kind of cell are called as my parafollicular cells. Those kind of cells are called as my parafollicular cells. ठीक है। तो बीच में आपको यहाँ पे सी सेल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जिनको इवन बोलते हैं आप ऐसा parafollicular cells. You have to know that. Now अब हम यहाँ पे थोड़ा और देखते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय T3 एंड T4। पैराफोलिकुलर सेल्स याद रखना, सी सेल्स आपके हैं यहाँ पे, ये क्या रिलीज करेंगे मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट फिलहाल हम देखते हैं व्हाट इज द T3 एंड T4 आर गोइंग टू बी डूइंग ओवर हियर। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताई थी कि अगर आपको T3 हार्मोन बनाना हो, दैट मींस यू नीड टू हैव अ टायरोसिन। टायरोसिन आपका एक अमीनो एसिड है। ये जब कंबाइन करता है तीन मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन के साथ, व्हेन इट विल कंबाइन विद थ्री मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन, दिस विल गिव मी अ T3, राइट। सिमिलरली व्हेन आई हैव अ टायरोसिन मॉलिक्यूल और ये टायरोसिन मॉलिक्यूल कंबाइन करता है चार मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन के साथ, then it will form T4, right? T4 stands for my thyroxine. So T4 आपका stand करेगा for your thyroxine and T3 will be standing for my triiodothyronine. Triiodothyronine. So T3 stands for my triiodothyronine and T4 stands for my thyroxine. So these are the two things you have to know. तो ये दो हार्मोन आपके यहाँ पे आ रहे हैं which are getting formed inside the thyroid gland. अब ये दोनों हार्मोन बनाने के लिए यू नीड टू हैव आयोडीन मॉलिक्यूल, विदाउट आयोडीन यू वोंट फाइंड दैट हैपनिंग। तो आपने ये बात बचपन में आपने पढ़ी है दैट यू हैव अ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन जब आपका होता है, व्हेन यू हैव अ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट। सो आयोडीन की अगर डेफिशिएंसी आपको मिलती है डाइट के अंदर, दैट कैन लीड टू अ वेरी कॉमन कंडीशन कॉल्ड एज माय गॉइटर। दैट कैन लीड टू वेरी कॉमन कंडीशन कॉल्ड एज योर गॉइटर। तो गॉइटर में याद रखना आयोडीन की यहाँ पे कमी होती है और आपका थायराइड ग्लैंड आपके यहाँ पे स्वेल कर जाता है। Your thyroid gland will start swelling because you are not forming T3 and T4.
एक बात आप यहाँ पे समझो कि अगर आपके बॉडी में आयोडीन नहीं है देन आपकी बॉडी T3 एंड T4 आपका नहीं बना सकती। अब T3 एंड T4 बनता नहीं है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका गोइटर आपके यहाँ पे स्वेल हो जाता है, सॉरी आपका थायराइड ग्लैंड आपके यहाँ पे स्वेल हो जाता है। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, ये मैं आपको बात पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर बता रहा हूँ। सी, यू हैव योर एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी जो आपका यहाँ पे होता है, ये आपका रिलीज करता है समथिंग कॉल्ड एज माय थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दिस विल रिलीज माय TSH, तो दिस विल रिलीज माय थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब आपका इंटीरियर पार्ट से आपका TSH आपके यहाँ पे आ रहा होता है, ये जाके बोलता है आपके थायराइड ग्लैंड को, इट विल गो एंड टेल माय थायराइड ग्लैंड टू स्टार्ट मेकिंग T3 एंड T4। इसका काम यही होता है, इंटीरियर पार्ट से आएगा TSH और ये जाके बोलेगा थायराइड ग्लैंड की कि आप बनाना चालू करें अपने यहाँ पे T3 एंड T4 को। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास आयोडीन है ही नहीं, अगर आपके ब्लड के अंदर आयोडीन नहीं है, देन आपका थायराइड ग्लैंड कुछ नहीं कर सकता। यू कैनॉट एक्सपेक्ट अ थायराइड ग्लैंड टू मेक समथिंग ओवर हियर। लेकिन यहां से आपका कांस्टेंट पुश आता रहेगा। TSH आपका हमेशा आके बोलता रहेगा कि अरे चलो बनाना चालू करो, क्यों नहीं बना रहे, बनाना चालू करो। वो समझ ही नहीं रहा कि यहाँ पे आयोडीन है ही नहीं इसके पास। सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, द थायराइड ग्लैंड विल स्वेल अप। इसकी वजह से आपका थायराइड ग्लैंड आपका स्वेल हो जाता है एंड यू कैन वेरी क्लियरली सी इन द नेक रीजन। और वो आप नेक रीजन में काफी क्लियरली आप देख पाते हो। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ goiter। दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन goiter, दैट यू विल फाइंड द थायराइड ग्लैंड विल गेट स्वेल्ड अप एंड देन यू कैन फाइंड, वो विजुअली आपको दिखता है, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ goiter। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो याद रखना, यहाँ पे T3 एंड T4 एंड इनमें से एक्टिव फॉर्म आपका हमेशा आपका यहाँ पे रहेगा T3। T3 इज अ मच मोर एक्टिव फॉर्म। T3 इज गोइंग टू बी अ मच 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 मोर एक्टिव फॉर्म। से आपका सबसे ज्यादा आपका एक्टिव, इतना एक्टिव कोई नहीं होता। राइट, मतलब बेसिकली T4 भी आपका होता है बट T4 विल कन्वर्ट टू T3 बिकॉज इट्स अ मच मोर एक्टिव फॉर्म। तो ये हार्मोन आपके बॉडी में बन रही है। अब सवाल आपके सामने ये आता है दैट ये हार्मोन कर क्या रहे, व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग इनसाइड द बॉडी। सो लेट्स ट्राई टू सी फंक्शन, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इन हार्मोन्स के मेरे पे फंक्शन क्या हो जाएंगे। सो व्हाट काइंड ऑफ रोल दे विल बी प्लेइंग ओवर हियर। तो क्या होना है फंक्शन और दिस माय ग्लैंड, ये मेरा ग्लैंड का या इन हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है। सो यू शुड नो दैट मेरा T3 एंड T4 विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू मेंटेन द बेसल मेटाबॉलिक रेट। इट मेंटेन्स बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना। राइट, अगर आपके T3 एंड T4 का अमाउंट अगर आपका ब्लड में नॉर्मल, लाइक जो भी आपका आपके ब्लड में बढ़ रहा है, ये आपके बॉडी के अंदर बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है। देखो हर किसी का ना एक मेटाबॉलिज्म होता है, किसी का मेटाबॉलिक रेट काफी फास्ट होता है, किसी का स्लो होता है। किसी का अगर मेटाबॉलिक रेट फास्ट है ना, तो वो जब भी खाना खाते हैं उनका ज्यादा, उनका खाना और उसका एनर्जी सारा आपका कंज्यूम हो जाता है, लाइक इट गेट यूज्ड अप। some people have a high rate of metabolism, they will get, then no matter what they eat, it get very easily consumed over there and will get very easily digested। वो बर्न आउट हो जाता है पूरा। जिनका मेटाबॉलिक रेट स्लो होता है ना, वो कुछ भी खा लेना तो उनका वेट पुट ऑन कर लेते हैं वो लोग, they put on weight very easily। so people who are having this high metabolic rate, they generally tend to be lean one, वो lean होते हैं। people who have a very low metabolic rate, they generally put on weight very easily। राइट, आपने पढ़ा होगा कि आपने शायद फैमिली को भी देखा होगा दैट यू विल हैव पीपल हु आर सफरिंग विद थायराइड। थायराइड का इशू होता है कई बार फैमिली के अंदर। सो व्हेन पीपल हैव दिस इशू ऑफ थायराइड ग्लैंड का इशू जब रहता है, देन यू विल फाइंड इधर दे आर पुटिंग ऑन वेट वेरी इजीली और दे आर लूजिंग वेट वेरी इजीली। राइट, इट डिपेंड्स कि आपका थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है या बहुत कम हो रहा है। हम सबके अंदर एक नॉर्मल अमाउंट में ये होना चाहिए। अगर ये बहुत ज्यादा होता है देन विल हैव अ हाई मेटाबॉलिक रेट। And if you have a right prince, hyper and hypo, if you have a high metabolic rate, then you will lose on weight very easily, or you will have a very lean body आपको मिलेगी वहां पे। If you have a very less secretion of thyroid gland, then you will find the person will be obese and will put on weight very easily। तो ये basal metabolic rate को यहाँ पे ये maintain करेगा। So that's one thing you have to know। Second thing, it plays a role in my protein synthesis। ध्यान दो यहाँ पे, it plays a role in my
प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर आपका थायराइड ग्लैंड आपके यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्रमोट करता है बेसिकली आपके यहाँ पे। इट विल प्रमोट माय प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, देन यू कैन फाइंड, एक और इंपॉर्टेंट रोल याद रखना, इट प्लेज an important role in the mental growth in early childhood days. Mental growth in early childhood days. अगर बच्चे के इनिशियल डेज के अंदर अगर आप आयोडाइज सॉल्ट या अगर आप आयोडाइन रिच फूड अगर आप नहीं खिला रहे, इट कैन अफेक्ट द मेंटल ग्रोथ। मेंटल ग्रोथ भी और फिजिकल हेल्थ भी, फिजिकल ग्रोथ भी। सो मेंटल ग्रोथ तो आपको पर्टिकुलरली याद रखना है, बिकॉज इफ दैट इज नॉट हैपनिंग ना, देन यू विल फाइंड जो बच्चे का जो इंटेलिजेंस होता है या कॉग्निटिव एबिलिटी जो होती है बच्चे की, वो कम होती है। सो मेंटल ग्रोथ इन अर्ली चाइल्डहुड डेज डिपेंड्स ऑन T3 एंड T4। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके अलावा फिजिकल ग्रोथ में भी इंपैक्ट रोल प्ले करता है। इट विल आल्सो हैव अ रोल इन माय फिजिकल ग्रोथ, as role in normal physical growth। राइट, तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। इट मेंटेन्स द बेसल मेटाबॉलिक रेट, प्रोटीन सिंथेसिस को ये प्रमोट करेगा, एंड मेंटल ग्रोथ इन अर्ली चाइल्डहुड डेज अलॉन्ग विद दैट जो आपकी नॉर्मल फिजिकल ग्रोथ है इसको भी आपके यहाँ प्रमोट करता है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस। ये कुछ चीजें आपके यहाँ पे होती है जो आपका रोल प्ले करता है आपके यहाँ पे थायराइड ग्लैंड। इसके अलावा कई सारी सेकेंडरी चीजें भी आपको मिलेगी यहाँ पे, बट दीज आर द फोर थिंग्स यू हैव टू नो वेरी केयरफुली। बेसल मेटाबॉलिक रेट, प्रोटीन सिंथेसिस, मेंटल ग्रोथ एंड फिजिकल ग्रोथ, ये चार चीजें आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका T3 एंड T4 इन दिस। इसके अलावा जो भी आपको दिखेगा यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर, देयर आर और सेकेंडरी रोल्स, दीज आर द रोल्स यू हैव टू नो। सो T4 secrete from the thyroid gland in the bloodstream. It travels to the organs like my kidney, liver, where it gets converted into my active form, that's my triiodothyronine। T4 आपका ट्रैवल करके जाएगा आपके अलग अलग एरिया के अंदर और वहां जाके वो कन्वर्ट हो जाता है आपका यहाँ पे T3 के अंदर। राइट, T3 is a thyroid hormone that affects the physiological process such as growth, development and metabolism को अफेक्ट करता है। चलिए देखते हैं हम। So these are follicular cell synthesized two hormone। follicular cell जो होते हैं वो दो हार्मोन बना रहे हैं आपका, T4 and T3। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस। बिना आयोडीन के ये काम नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है, आयोडीन आपको चाहिए तभी आपका हार्मोन यहाँ पे बनेगा। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट रिजल्ट इन हाइपोथायराइडिज्म एंड एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, कॉमनली कॉल्ड एज माय गॉइटर। नहीं होता आयोडीन तो आपको ये होता है गॉइटर। राइट, हाइपोथायराइडिज्म मतलब व्हेन यू हैव अ लैक ऑफ थायराइड हार्मोन्स। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा। सो हाइपो अगर लिखा हो हाइपोथायराइडिज्म, दैट मींस यू हैव अ लैक ऑफ थायराइड हार्मोन्स। अगर आपके पास थायराइड हार्मोन्स की कमी है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, इट कैन अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। So during pregnancy, if there is a less amount of T3 and T4, it causes defective development and maturation of the growing baby, leading to a stunt growth, mental retardation, low intelligence quotient, abnormal skin and deaf mutism। ये भी आपको याद रखना है कि अगर during the pregnancy the girl is not getting nourished by the right kind of diet, which is not having right amount of iodine, और किसी रीजन से आपका T3 and T4 अगर नहीं बन रहा मदर के बॉडी के अंदर, it will have an impact on the baby as well। और इम्पैक्ट आपके सामने यहाँ पे आपको दिख रहा है, स्टंट ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन, लो IQ and your abnormal skin and deaf mutism can be seen happening in them। So बहुत ही एसेंशियल होता है ये आपका यहाँ पे हार्मोन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। थायराइड हार्मोन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट। मैंने आपको बताया था, सपोर्ट्स द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। ये इसका सेकेंडरी रोल है, ये इसका सेकेंडरी रोल है। पहले याद रखना, इट विल हैव अ रोल इन द बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, थायराइड हार्मोन कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। कितना इनको ब्रेक डाउन करना है, कब ब्रेक डाउन करना है, उसको ये कंट्रोल करता है आपका थायराइड ग्लैंड। मेंटेन्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द थायराइड हार्मोन। अगेन दैट्स अ सेकेंडरी रोल, ये भी इसका यहाँ पे एक सेकेंडरी रोल होगा। जब मैं कह रहा हूँ ना कि वो सेकेंडरी रोल है, आप याद रखो उसे, बट वो सेकेंडरी रोल है, उसे आप बाद में याद रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द मेन रोल्स। ओके, थायराइड ग्लैंड आल्सो सिक्रेट्स अ प्रोटीन हार्मोन कॉल्ड माय थायरोकैल्सिटोनिन।
विच रेगुलेट्स द ब्लड कैल्शियम लेवल। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है, थायराइड ग्लैंड से एक आपको यहाँ पे प्रोटीन हार्मोन आपका आ रहा है जिसका नाम है आपका थायरोकैल्सिटोनिन, टीसीटी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आ कहां से रहा है। ये जो मेरा हार्मोन है, दिस हार्मोन इज कमिंग फ्रॉम माय पैराफोलिकुलर सेल्स। आपके जो पैराफोलिकुलर सेल्स आपके पास थे यहाँ पे, the parafollicular cells you are having with you, those parafollicular cells are the one which are going to release the thyrocalcitonin। ये आपके होते हैं आपके यहाँ पे जो आपका थायरोकैल्सिटोनिन को रिलीज करते हैं, इसको हम शॉर्ट में वन कह सकते हैं एज अ कैल्सिटोनिन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो, हमने यहाँ पे बात किया था, अगर आपको याद हो हमने यहाँ पे लेवल भी किया था, यहाँ पे लेवल करा हुआ है। चाहे इस पैराफोलिकल से जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना ऑरेंज कलर के, थोड़ा पास लो फोन करो, देखो ये जो यहाँ पे सेल है, दे आर द वन व्हिच आर गोइंग टू रिलीज बाय टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन। So TCT और मैं थायरोकैल्सिटोनिन is something released by my parafollicular cells। तो ये एक बात आपको यहाँ पे याद रखना है, दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस। सवाल ये आता है कि कर क्या रहा है मेरे यहाँ पे, टीसीटी मेरे यहाँ पे कर क्या रहा है, दैट्स द क्वेश्चन विल कम कि कर क्या रहा है कैल्शियम के साथ। आपको बोला जा रहा है कि वो कैल्शियम के लेवल को कुछ कर रहा है, व्हाट इट इज डूइंग ओवर हियर। तो उसको हम देखते हैं यहाँ पे, बट उसके पहले मुझे बता दो, क्या आपको थायराइड ग्लैंड के रूल्स यहाँ पे समझ आ रहे हैं? आर द रूल्स ऑफ Yes, sir. ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है? कोई दिक्कत आ रही हो, कोई परेशानी आ रही हो, देन बता दो। यहाँ सर परेशानी तो है सर, सुनिए ऐसा करके, कैन स्टार्ट सेइंग दैट। ओके, नाउ सो लेट्स टॉक अबाउट माय कैल्सिटोनिन। देखते क्या करता है मेरा यहाँ पे कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन एज अ हार्मोन, व्हाट इट विल डू ना, सी अभी आता कब आपके ब्लड में, आप ये याद रखना। अगर आपके ब्लड के अंदर यू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम, ब्लड के अंदर इफ यू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयंस, सो कैल्शियम आयंस आर हाई इन ब्लड, आर हाई इन ब्लड। तो जनरली क्या होता है, अगर कैल्शियम आयंस आपके ब्लड में हाई हो तो इनको आप पहले बोन्स में आप स्टोर करते हो। सो बेसिकली गो एंड लाइक कीप देम इन द बोन्स, कि चलो यार कैल्शियम ज्यादा है बोन में लगा दो। दैट्स अ जनरल थिंग योर बॉडी विल डू, कि बोन्स में जाके कैल्शियम को आप स्टोर करते हो। और उसकी एक लिमिट होती है, वो करने की भी लिमिट होती है कि भाई एक लेवल तक आप कर सकते हो, ऐसे नहीं कि आप बोन्स में डालते रहोगे हमेशा, राइट? सो व्हेन यू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड ना, देन व्हाट विल हैपन, दैट कैल्सिटोनिन विल कम। आपका कैल्सिटोनिन आपका यहाँ पे आएगा, एंड कैल्सिटोनिन आपका जब आता है आपका यहाँ पे, व्हाट इट विल डू ओवर हियर, ये आके आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम करेगा। सो कैल्शियम विल कम व्हेन यू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, ये आपका आएगा। एंड यहाँ पे आने के बाद व्हाट इट विल डू, इट विल लोअर डाउन द कैल्शियम आयंस, इट विल कम एंड विल लोअर डाउन कैल्शियम आयंस इन ब्लड। सो ब्लड में जो आपके कैल्शियम आयंस है यहाँ पे, उसको यहाँ पे वो नीचे लेके आएगा। सवाल ये आता है कि ऐसा कर कैसे रहा है? अगर ब्लड में कैल्शियम आयन ज्यादा है, ब्लड में घूम रहे, देन व्हाई वी आर ब्रिंगिंग, लाइक हाउ डू यू ब्रिंग देम बैक इनटू द, लाइक उनका नंबर आप नीचे कैसे लाते हो? तो आपको याद रखना है कि पहली चीज याद रखना कि कैल्सिटोनिन कर क्या रहा है यहाँ पे, इट इज ब्रिंगिंग द कैल्शियम आयंस डाउन। इसको मैं ये एरो को हटा देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ। कैल्सिटोनिन विल कम एंड विल ब्रिंग डाउन द कैल्शियम आयंस। ये वो तब करेगा व्हेन यू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। ये करता ऐसे है, ये जाके बोलेगा आपके किडनी को कि कोई जरूरत नहीं है कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब करने की, उन्हें आप जाने दो यूरिन के साथ। ये जाके बोलेगा आपके इंटेस्टाइन को कोई जरूरत नहीं है कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब करने की, उसे जाने दो फीसिस के साथ। सो इट विल गो एंड टेल द किडनी एंड इंटेस्टाइन not to reabsorb calcium ions। याद रखना, your calcitonin will go and tell the kidney and intestine will go and tell the kidney and intestine not to reabsorb calcium ions, not to reabsorb calcium ions, right? So that is something you have to know।
सो कैल्शियम जाके किडनी और इंटेस्टाइन को जाके बोलेगा आपका वहां पे दैट आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे कैल्शियम आयंस को एब्जॉर्ब करने रीअब्जॉर्ब करने की, यू लेट देम गो। ठीक है, और इस तरीके से आप कैल्शियम के लेवल को आप नीचे लेके आते हो। दैट इज हाउ यू विल ब्रिंग द कैल्शियम लेवल इनटू द लाइक नीचे लेके आओगे आप ब्लड के अंदर। सो याद रखना, भूलना मत कभी भी कैल्शियम के लेवल को नीचे लेके आता है ब्लड में जब उनका अमाउंट ज्यादा हो जाता है, ये भूलना मत। सवाल आएगा, सो यू शुड बी एबल टू आंसर दिस, राइट। चलो ये हमने यहाँ पे देख लिया। सो दैट इज समथिंग व्हिच वी हैव डन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद माय पैराथायराइड ग्लैंड। अब पैराथायराइड ग्लैंड अगर आपको याद हो तो ये हमने देखा था, इफ यू एनीवन रिमेंबर्स दिस ना, देन वी हैव सीन दिस ग्लैंड। बीच में एक टाइम आया था जब इस ग्लैंड के बारे में हमने बात की थी, याद नहीं आ रहा? ऐसे करते हो बेटा आप लोग, पढ़ाने के बाद भूल जाते हो। So first of all, you should know that thyroid gland, parathyroid gland is something I will be finding within the thyroid gland. So thyroid gland के अंदर ही आपके लगे हुए आपको मिल जाता है। मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये है that my parathyroid gland will release a hormone called as my parathyroid hormone PTH। मुझे बताओ ये हार्मोन आपके ब्लड में कब आता है? कोई तो हैंड रेस करके बताइए कि मेरा पीटीएच एज अ हार्मोन मेरा कब आएगा पैराथायराइड ग्लैंड में से, कब ये आएगा? बताइए अभिषेक। सर ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशंस में आता है सर ये, जब जब कैल्शियम की कमी होती है सर। So you don't have to say osteoporosis. That is a disorder. You don't have to use that term. You simply have to say when you have lack of calcium ion in the blood. That's that. ठीक है? Osteoporosis is the outcome of when you have a high amount of PTH. That's a different thing. So याद रखना सब लोग यहाँ पे that you have to remember that when you have a lack of or you have a low amount of calcium in the blood, that is when the PTH will come. ठीक है? ऑस्टियोपोरोसिस तो आपका आउटकम है जो आपका पीटीएच ज्यादा होता है, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट? दैट्स अ डिफरेंट थिंग इन द सेंस कि वो आपका एक्सेस ऑफ पीटीएच से आपका वो हो रहा होता है। उसके बारे वो टर्म से स्टार्ट नहीं करना कभी भी, यू विल गेट कंफ्यूज्ड। सो यू शुड नो दैट व्हेन यू हैव इन द ब्लड, व्हेन यू हैव लो ब्लड कैल्शियम लेवल, व्हेन यू हैव अ लो ब्लड कैल्शियम लेवल, जब आपका ब्लड कैल्शियम लेवल आपके यहाँ पे नीचे चला जाता है ना, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल आपका नीचे चला जाता है, वो टाइम पे आपका पीटीएच आपका यहाँ पे आएगा। इन दिस सिनेरियो द पीटीएच विल कम एंड नाउ व्हेन द पीटीएच विल कम ओवर हियर। अब पीटीएच जाके करेगा क्या यहाँ पे? तो सिंपल सी बात है, आपको कैल्शियम का लेवल ब्लड में आपको वापस नॉर्मल करना है, और वो नॉर्मल करने के लिए आपने इस्तेमाल करनी है आपके यहाँ पे बोन्स। सो माय पीटीएच विल कम एंड विल टेल द बोन्स, ये मेरा आएगा वहां पे, इट विल कम एंड टेल योर बोन्स, इट विल कम एंड टेल द बोन्स टू रिलीज आउट माय कैल्शियम आयन। तो यहाँ पे जितने भी आपके कैल्शियम आयन आपके यहाँ पे लगे होंगे ना, व्हाट आर कैल्शियम आयंस यू हैव, सबके सब नहीं, बट इट विल स्टार्ट रिलीजिंग द कैल्शियम आयंस फ्रॉम द बोन्स। तो कैल्शियम आयंस बोन्स से निकलना यहाँ पे चालू करेंगे। इसको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज ए डीमिनरलाइजेशन। वी हैव सीन दिस थिंग, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज माय डीमिनरलाइजेशन। तो कैल्शियम आयंस विल स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द बोन्स एंड दीस कैल्शियम आयंस वंस दे गेट इनटू द ब्लड, आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल आपका बढ़ने लगेगा। So as you have a right amount of calcium is getting formed, so that is how you will find, मतलब इस तरीके से आप अपने ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल आप बढ़ा सकते हो। जब बॉडी को लगता है कि जब आपके एंडोक्राइन सिस्टम को पता चल जाता है कि अच्छा अब इनफ हो गया कैल्शियम का लेवल, देन अपने आप पीटीएच आना बंद कर देगा, ऑटोमेटिकली पीटीएच विल स्टॉप कमिंग ओवर देयर। सो याद रखना, माय पीटीएच विल गो एंड टारगेट द बोन्स, ये जाके बोन्स को जाके टारगेट करेगा और बोन्स को जाके बोलेगा कि चलिए आप रिलीज करिए कैल्शियम को, क्योंकि वहां पे आपका होता है bones will have ample amount of calcium, so it will go and tell the bones to release the calcium ions ताकि ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ा सको। ये हो गया एक तरीका, दैट इज वन वे। दूसरा ये क्या करता है, इट विल गो एंड टेल द इंटेस्टाइन टू रीअब्सॉर्ब द कैल्शियम आयंस। ये जाके इंटेस्टाइन को जाके बोलेगा कि चलिए कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब करिए, हम उसे बाहर नहीं जाने दे सकते फीसिस के साथ, बिकॉज आपको उसे लाइक वी हैव टू ब्रिंग देम बैक इनटू द ब्लड। तो विल गो एंड टेल द इंटेस्टाइन टू रीअब्सॉर्ब द कैल्शियम, to reabsorb कैल्शियम। तो ये बात इसने यहाँ पे जाके बोलने की जाइए और कैल्शियम आयन को यहाँ पे रीअब्सॉर्ब करिए, दैट इज व्हाट इट विल डू। सेकंड चीज आप यहाँ पे याद रखना, सेकंड चीज आप यहाँ पे, थर्ड चीज इज गोइंग टू बी, इट विल आल्सो गो एंड टेल द किडनी एज वेल। सेम बात इसने यहाँ पे करनी किडनी के साथ, इट विल गो एंड टेल द किडनी एज वेल टू रीअब्सॉर्ब
कैल्शियम आयंस। सो वो बोलेगा कि चलिए अब नेफ्रॉन में से कैल्शियम को बाहर हमें जाने नहीं देना है। यू हैव टू इंश्योर दैट द कैल्शियम आर ब्रॉट बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम। सो टू रीअब्सॉर्ब कैल्शियम इज आल्सो द सिग्नल इज सेंट टुवर्ड्स द किडनी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि बोन्स को आपने बोला, इंटेस्टाइन को आपने बोला और किडनी को जाके बोला। यहाँ पे जाके आपका पीटीएच एक्ट करेगा एंड अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, आउटकम क्या है आपका यहाँ पे, you will find ample amount of calcium will be seen in the blood, and because of that you can have your normal functioning, you can actually find yourself in a better position। तो इस तरीके से आप कैल्शियम का लेवल आप ब्लड में आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो। सो याद रखना पीटीएच इज इंक्रीजिंग द कैल्शियम लेवल, कैल्सिटोनिन आपका कैल्शियम लेवल को नीचे कर रहा था। दोनों का काम यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे हो जाता है। दिस विल एलिवेट द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। सो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ दैट पीटीएच विल एलिवेट द, पीटीएच का काम याद रखना, पैराथायराइड हार्मोन इज नोन टू एलिवेट कैल्शियम आयंस इन ब्लड। कैसे करता है वो आपने यहाँ पे देख लिया है, कैसे करता है आपने देख लिया। कोई सवाल हो तो पूछ लिया करो, अगर कोई सवाल आ रहा है देन प्लीज अनम्यूट करके सवाल पूछ लो, हैंड रेज करके अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क अ क्वेश्चन। सो दिस इज हाउ माय पीटीएच इज गोइंग टू वर्क, इज गोइंग टू इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। कैल्सिटोनिन का काम बिल्कुल अपोजिट होता है। सो बोथ ऑफ देम विल हैव अ डिफरेंट अपोजिट रोल। ठीक है। एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप कैल्सिटोनिन के अगर आप सेल्स निकाल भी देते ना बॉडी में से तभी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कैल्सिटोनिन के सेल्स अगर आपके काम करना बंद कर देते ना, देन यू डोंट फाइंड एनी डिफरेंस गेटिंग क्रिएटेड ओवर देयर। बट पीटीएच के साथ मैं ऐसा नहीं बोल सकता, पीटीएच इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है। नाउ लेट्स हैव अ लुक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इन ह्यूमंस पैराथायराइड ग्लैंड आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड, वन पेयर ऑन ईच ऑफ द टू लोब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। सो आपको चार यहाँ पे आपको दिख जाएंगे on the back side of the thyroid gland. So basically हम कहते हैं within the thyroid gland you will have a parathyroid gland. Now parathyroid gland secretes a peptide hormone called as my parathyroid hormone PTH. The secretion of PTH is regulated by a circulating level of my calcium ions. सिंपल सी बात है, कितना कैल्शियम आपके ब्लड के अंदर है उस पर डिपेंड करता है कि आपका पीटीएच आपका आएगा या नहीं आएगा। कैल्शियम अगर कम है ब्लड के अंदर देन पीटीएच आके अपना काम करेगा, अगर इनफ है the PTH will not come, सिंपल सी बात है, right? Parathyroid hormone increases the calcium level inside the blood. That is the point you have to remember all the time. ठीक है। तो बता दो एक बार, क्या ये वाली कहानी आपको समझ आ रही है? यहाँ पे बता दो, जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। सब लोगों ने बताना है, ठीक है। अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है प्लीज पूछ लेना, कहीं पे अटक रहो ना। बाकी जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको थोड़ा और अश्योरेंस आ जाएगा कि हाँ ये तो आ रहा है समझ में। That will happen with you when you start solving the questions, and if you are able to solve those questions, you will get the slightly much more assurance on the things which you are doing right now. ठीक है। Okay. So PTH will act on bones, stimulate the process of bone resorption, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे demineralization, reabsorption of calcium by the renal tubules, that means kidney में जाके नेफ्रॉन से जाके बोलेगा करने के लिए, and increase the calcium absorption from the digested food, intestine में से। ठीक है। PTH is hypercalcemic hormone. It increases the blood calcium level. Along with TCT, it plays a significant role in the calcium balance inside the body. बिल्कुल TCT के साथ मिलकर ये काम करता है। Now, let's talk about your thymus. Thymus के बारे में आपने कुछ चीजें पढ़ी है, सुनी है अपने ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है सर। TCT, थायरोकैल्सिटोनिन, फ्रेंड्स, TCT स्टैंड फॉर माय थायरोकैल्सिटोनिन, और ये जो मेरा यहाँ पे हार्मोन होगा ये मेरा आएगा फ्रॉम द पैराफोलिकुलर सेल्स, एंड दिस हार्मोन TCT व्हिच इज वन ऑफ द हार्मोन ऑफ योर कमिंग फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड, इसका हमने यहाँ पे रोल दिखा था TCT का। फ्रेंड्स ये आपका यहाँ पे कर रहा था आपका डिक्रीज इन कैल्शियम आयंस। अगर आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम अगर आपके यहाँ पेप्टाइड मतलब प्रोटीनेशियस हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन मतलब आपका प्रोटीनेशियस हार्मोन, सिंपल। अगर हार्मोन प्रोटीन वाला है दूसरा बोलेंगे पेप्टाइड हार्मोन। हमने पहली क्लास में देखा था ना दैट सम हार्मोन्स आर माय प्रोटीन हार्मोन, सम आर कॉल्ड एज माय स्टेरॉइड हार्मोन। पेप्टाइड मतलब प्रोटीन हार्मोन। आई होप प्रिंसेस समझ आ रहा है आपको यहाँ पे कि TCT इज समवन हु विल कम इनटू पिक्चर व्हेन यू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड एंड यू हैव टू लेट देम गो, यू हैव टू लेट दोस कैल्शियम आयन गो। तो जाके आप बोलोगे किडनी को कि जाने दो, कोई जरूरत नहीं उसे रोकने की, लेट द कैल्शियम गो, एंड सेम थिंग इज बीइंग टोल्ड टू द इंटेस्टाइन एज वेल। नाउ
थैमस इज वन ऑफ द ग्लैंड विच इज लोकेटेड ऑन द नियर द हार्ट. नियर द हार्ट आपको ये मिल जाएगा आपका ग्लैंड यहाँ पे. ये ग्लैंड आपका रिलीज करता है एक हार्मोन कॉल्ड एज माय थाइमोसिन. तो थाइमोसिन हार्मोन आपका रिलीज किया जाएगा. दिस इज अ हार्मोन रिलीज बाय माय थाइमस ग्लैंड. थाइमस ग्लैंड के कुछ रोल आपको यहाँ पे याद रखना है. इट हेल्प्स इन टी सेल maturation and differentiation. So T cell maturation and differentiation ये आपका होता है आपके थाइमस ग्लैंड के अंदर. So T cell maturation and differentiation will be taking place in the thymus gland. आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि आपके टी सेल एंड बी सेल आपके बनते बोन मैरो के अंदर, लेकिन मेच्योरिटी इनकी आती है थाइमस के अंदर आके. So my T cell will come in the thymus gland and will play the important role, will undergo maturation under the influence of the thymosin, under the influence of the thymus gland. तो ये एक चीज याद रखनी है. It will have an important role. So you should know this thing very clearly. If thymus gland gets affected, right, you will find cell-mediated immunity is also getting affected. So cell-mediated response is regulated by thymus. अगर थाइमस को कुछ हुआ तो आपका सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स आपका यहाँ पे वीक हो जाएगा. यू नो दैट ना, विद द सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स देयर इज इन्वॉल्वड ऑफ माय टी सेल्स. सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स के अंदर आपका टी सेल्स आपके इन्वॉल्व होते हैं. यू वी नो ऑल दोस थिंग्स. तो अगर इसको अगर कुछ होता है ना, देन आपका ये आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा. सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स विल गेट कॉम्प्रोमाइज्ड. ठीक है. थर्ड पॉइंट याद रखो, थाइमस ग्लैंड इज गोइंग टू श्रिंक विद द एजिंग. इट विल श्रिंक with aging. That means कि अगर आपके आज की आपकी एज है 16 साल 17 साल, जो साइज होगा थाइमस का आपके बॉडी के अंदर फिलहाल, आज से 70 साल बाद जब आप अपने थाइमस को ऑब्जर्व करोगे, यू विल फाइंड द साइज विल बी मच मोर स्मॉलर. सो एज के साथ साथ इसका साइज छोटा होता है. सो इट विल श्रिंक विद एजिंग. सो एज के साथ साथ थाइमस का साइज जो होगा आपके यहाँ पे छोटा होता जाएगा. एंड दैट इज व्हाई आई विल फाइंड पीपल इन देयर ओल्डर एजेस will have a compromised immune system. जो लोग काफी सीनियर होते हैं ना, जो लोग लाइक 70s में होते हैं 80s में होते हैं, they generally have a weaker immune system because thymus काफी shrink हो चुका होता है. अगर मेरा thymus यहाँ पे shrink हो गया होगा, then it will eventually have an impact on the immune system as well, right? तो याद रखना, thymus will have a very 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 important role in terms of the immune response. So immune response या immunological response के लिए आपका ये बहुत important role play करता है. एक बार फिर बता रहा हूँ, आपके टी सेल्स बनाए जाते हैं बोन मैरो के अंदर, बट टी सेल्स को फ्यूचर में क्या करना है, क्या बनना है, ये सब चीजें वो लोग सीखते हैं थाइमस में आके. सो थाइमस में आने के बाद ही टी सेल्स विल कन्वर्ट इनटू माय टी किलर सेल, टी हेल्पर सेल, टी मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट होता है. थाइमस में आने के बाद ही वो पता कर पाते हैं, सीख पाते हैं कि किसको मारना और किसको छोड़ना है. तो जब हम कह रहे हैं ना कि आपका टी सेल का मैच्योरेशन आपके यहाँ पे हो रहा है, सो विद इन द थाइमस द टी सेल्स एक्चुअली लर्न व्हाट इज सेल्फ एंड व्हाट इज नॉन सेल्फ. ये टर्म से आप लोग वाकिफ हो. जब हम बेसिकली पढ़ते हैं ना हमारा ऑटो इम्यून कंडीशन, तब हम ये टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट इज सेल्फ एंड व्हाट इज नॉन सेल्फ. तो टी सेल के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज सेल्फ एंड व्हाट इज नॉन सेल्फ. ये पता करता है जो थाइमस में आके अपना टाइम स्पेंड करता है. सो थाइमस इज लाइक अ कॉलेज, थाइमस इज लाइक अ यूनिवर्सिटी जहां पे आके टी सेल्स मेच्योर होते हैं. अगर 100 टी सेल्स आ रहे हैं तो उसमें 10 ही मेच्योर होंगे, बाकी 90 को तो आप मार डालते हो. You kill them because they are not able to identify what is self and what is non-self. आप समझे इस बात को. अगर आपका टी सेल पता नहीं कर पाया कि यार ये मेरा खुद का सेल या कोई बाहर का सेल है, तो आपके सेल को भी जाके डैमेज करेगा. So that is why it is very important that my T cells undergo maturation in such a way that they are able to differentiate between the self and non-self. और वो सब आपका यहाँ पे थाइमस में होगा. क्या ये वाली स्टेटमेंट आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Is this statement clear to all of you? Yes sir. Yes, sir. ठीक है. So I hope this statement is clear to all of you because ये याद रखना है ये बात को, that what is happening in the thymus. चलो, thymus gland is a lobular structure located on the dorsal side of the heart and aorta. Thymus के function क्या है? Plays an important role in the differentiation of my T lymphocytes. ठीक है. Secretes a peptide hormone called as my thymosin, right?
Thymosin plays a major role in the differentiation of my T lymphocytes, which provide the cell-mediated immunity. Thymosin also promote production of antibodies. ये इसका secondary role है. ये इसका indirect role है, which we don't have to like. इसके ऊपर हम attention इतना नहीं देंगे, but you should know it's one of the indirect role. Production of antibodies to provide the humoral immunity. ये भी आपका एक ये चीज कर लेता है. I think इसका mic on है शायद से. कौन है हमारे बीच? सलम कुमारी. नहीं, she's not even here in the class. All right. चलो. Then you will have thymus is degenerated in the old individuals, resulting in a decreased production of my thymosin. As a result, the immune response in old person becomes weak. अगर आपका thymus अगर आपका degenerate हो जाता है ना, अगर आपका shrink हो जाता है, you will have the consequences. You will have a compromised immune system. इसलिए जब तक एज है सब कुछ कर लो, पढ़ाई अच्छे से कर लो, have a career, do everything. After 6 जाना है एवरेस्ट चढ़ने के लिए, नहीं होगा. So work hard. This is something you actually have to think in a. मैं तो मजाक में कर रहा था मैं, but you actually have to think in this way. You are what? You are 16 now. Next 5 years you'll be spending in your graduation and masters के लिए आप पढ़ रहे होंगे कुछ ना. So next 5 years minimum you'll be spending your time doing graduation in any of the field, whether it's environmental science, MBBS या कुछ भी आप कर रहे होगे, right? And then you will start working, right? So let's say at the age of 20 to 23 you will start working over there. And then you have to be very careful with yourself because you have to ensure that you become super functional even in your late 40s and late 50s. At least in your late 40s. आपको भी नोटिस करना है, जो लोग मिड 30s में आते हैं ना, उनको कोई नई चीज सीखने के लिए थोड़ा उनको मुश्किल होता है. They find it difficult to learn new things or they become slightly lethargic, right? You can actually avoid that by having a very good routine of having a physical exercise and eating right. When you start doing that, na, you actually prolong your days when you are super functional. And it means a lot. तुम सोचो इस बारे में कि एक 37 साल का कोई पर्सन है and he is someone who is just doing his work and doing his 8 hours का काम वो कर रहा है वहां पे, going along with the things he is doing in day-to-day life के अंदर. On the same age के अंदर कोई दूसरा वहां पे आपका person है who is at the same age, who has taken care of himself in terms of eating the right things, doing exercise, and he is exponentially functional over there. And we have seen that happening. So it's very important. So yeah, right. And you should also understand this thing that even though you have a very long lifespan, the amount of time you will have to remain productive is not that much, right? So let's say right from your mid 20s, you remain highly productive till let's say 40. After that, you have to maintain that productivity, right? So do your thing, people, do your thing. हाँ, Anshika Sharma, right? Virat Kohli is the best example, as usual. Right? You don't, days what? 37, na? You don't feel like when he runs on the field, like someone like 37. So it means a lot. It creates a difference. Huh? What you eat and what you do. ठीक है. So that is your thymus over here. तो ये आप यहाँ पे देख लो. Thymus का लोकेशन भी आप यहाँ पे देख लो. You can see the thymus का लोकेशन यहाँ पे. चलो कि आपके फ्रेंड ने पूछ लिया कहाँ होता है thymus, then you can tell them. Alright, so this is something we have done. Now let's talk about my adrenal gland. So इसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं. Let's discuss what is my adrenal gland. एक सेकंड रुक जाओ. See, now when you talk about the adrenal gland over here, ना, तो first of all you have to know कुछ चीजें तो आप यहाँ पे जानते हो, जैसे कि इसका शेप क्या होता है. That is something you know, that adrenal gland will have a triangular shape, right? उसके अलावा आप ये जानते हो कि आपका एड्रेनल ग्लैंड आपका होता कहाँ पे, where you find that happening, like where do you see this gland? सर किडनी के ऊपर. किडनी के ऊपर. किडनी. ठीक है, above kidney will have this adrenal gland. ठीक है. So you will have, अब इसमें याद रखना, you will have the middle part, you know, this middle part is called as my medulla. So please याद रखना, your adrenal gland will be kept above the kidney. So you will have a pair of adrenal gland, each on kidney, each one of, like both of them will be on the each of the kidney. So it will have the center part, that is my medulla, and the outer part over here is called as my cortex. Outer part over here is called as my cortex.
So you'll have a medulla and you'll have a cortex over here. Now, when we say about the cortex, when you say you have a adrenal cortex, now let's focus on कि cortex मेरा क्या करता है. मेडुला के बारे में आपने ये बात सुनी है क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने बात किया था कि मेडुला से आपके दो हार्मोन आते हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन. वी नो दैट these two hormone come and they do their thing, ये आके अपना काम करते हैं. Let's try to pay attention कि मेरा cortex यहाँ पे क्या कर रहा है. Okay, let's try to see with that what my adrenal cortex is going to release. So now let's pay attention to my, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, ये important है. So just try to pay attention over here. What is my adrenal cortex will be doing over here? So cortex में से याद रखना है आपको तीन कैटेगरी ऑफ हार्मोन्स आपके यहाँ पे आ रहे होते हैं. 3 categories of hormone are coming from this particular location. एक आपका यहाँ पे होता है जिसको हम बोलते हैं आप एज अ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. एक यहाँ पे ये हार्मोन का नाम नहीं, एक कैटेगरी ऑफ हार्मोन का नाम है. सो देयर इज वन कैटेगरी ऑफ हार्मोन व्हिच यू कॉल देम एज अ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. अब मिनरल्स अगर यहाँ पे लिखा हुआ है देन दिस हार्मोन या ये जो कैटेगरी है मेरे हार्मोन की, इनका कुछ तो काम होगा मिनरल्स के साथ. इतना पहले आप दिमाग में बिठा लो कि अगर मिनरल्स आगे लिखा हुआ है देन दे मस्ट बी डूइंग समथिंग विद द मिनरल्स, राइट. मिनरल एक्सेस ये कुछ कर रहे होंगे. अब आपको याद रखना है कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो आपका ये कैटेगरी है हार्मोन का जो आपका कॉर्टेक्स में से आ रहा है, दिस विल इंक्लूड वन हार्मोन जिसका नाम काफी वेल नोन है, and that hormone is called as my aldosterone. That hormone here is called as my aldosterone. So aldosterone मेरा वो हार्मोन है which comes under the category of my mineralocorticoids. ठीक है. अब सवाल यहाँ पे आता है, ये बात हमने पहले भी जिक्र किया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था excretory unit and their elimination. किसको याद है aldosterone करता क्या? कोई हैंड रेज करके बता सकता है what is my aldosterone is known for? Anyone can raise their hand and tell me what is my aldosterone will be known for? All of you are like, sir आप ही बता दो. ठीक है. So what happens है, अब याद रखना, first of all adrenal cortex में से आपका आ रहा है एक हार्मोन that is my aldosterone. It belongs to a category of my hormones called as my mineralocorticoids. I hope यहाँ तक बात समझ आ रही है. Now what will happen here ना, you have your aldosterone. You have your aldosterone and this aldosterone ये जाके एक्ट करेगा आपके DCT के ऊपर. Aldosterone will go and act on the DCT. DCT stands for my distal convoluted tubule. नेफ्रॉन में होता है. नेफ्रॉन में मिलेगा आपको ये ट्यूब्यूल का पार्ट, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. अब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर मेरा यहाँ पे एल्डोस्टेरोन जाके यहाँ पे एक्ट करेगा, और जब ये वहां पे जाके एक्ट कर रहा है, सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट इज हैपनिंग ना, इट विल एक्चुअली प्रमोट एब्जॉर्प्शन ऑफ माय सोडियम आयंस एंड सिक्रीशन ऑफ माय पोटेशियम आयंस. सो ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाके एक्ट करेगा एंड विल प्रमोट absorption of sodium ions. So sodium ions का absorption आपका यहाँ पे किया जाएगा और secretion किया जाएगा आपका यहाँ पे potassium ions का. Secretion of potassium ions ये आपका करता है आपका एल्डोस्टेरोन. So एल्डोस्टेरोन will go and tell the DCT कि चलिए absorb करना चालू करिए सोडियम आयंस को और secrete करिए अपना यहाँ पे पोटेशियम आयंस को. ये आपका यहाँ पे क्या करेगा? क्या किसी को याद आ रहा है? हमने एक चीज पढ़ी थी जिसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे. रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन पाथवे, किसको याद आ रहा है? ये टर्म हमने पढ़ा था कुछ दिनों पहले. Yes, sir. उसमें हमने ये बात देखी थी. We have seen that how the aldosterone will come, will go and tell the DCT कि चलिए आप रीअब्सॉर्ब करिए अपने सोडियम आयंस को, सीक्रेट करिए कैल्शियम पोटेशियम आयंस को. दिस इज व्हाट माय एल्डोस्टेरोन इज नोन फॉर. ठीक है. तो मैंने जैसे कि मेंशन किया था आपको यहाँ पे, मैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन पाथवे यहाँ पे नहीं सिखाऊंगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ डिफरेंट चैप्टर. बट ये बात याद रखना दैट एल्डोस्टेरोन विल गो एंड टेल द डीसीटी टू रीअब्सॉर्ब माय सोडियम आयंस एंड सीक्रेट माय पोटेशियम आयंस. दैट इज व्हाट इट इज नोन फॉर. इससे फायदा ये होता है कि अगर आप सोडियम आयंस को निकाल लो ना डीसीटी में से, तो उसके साथ साथ पानी भी आता है, उसके साथ साथ पानी आपका रीअब्सॉर्ब हो जाएगा. और जब आप पानी भी आपका रीअब्सॉर्ब होता है ना, तो उससे क्या होता है, आपका वॉल्यूम बढ़ता है ब्लड का. और जब ब्लड का वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ता है तो उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो आप. तो जनरली ये जो आपका पाथवे होता है ना, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन पाथवे, ये आपका स्टार्ट तब होता है व्हेन यू हैव स्लाइटली लो ब्लड प्रेशर. जैसे आपका ब्लड प्रेशर नीचे जाता है ना, दैट्स व्हेन इट विल कम एंड विल इनिशिएट द पाथवे. ठीक है. लेकिन फिलहाल के लिए आपको यहाँ पे याद रखना है दैट ये
अभी के लिए इतना याद रख लो कि कर क्या रहा है. It will go and act on DCT and will tell the sodium ion absorption and potassium ion secretion. So that's one thing. Then you have other group of hormone and that is called as my glucocorticoids. दूसरा ग्रुप है मेरा यहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर आपके कई सारे यहाँ पे नाम आते हैं. अब नाम से कुछ पता चल रहा है कि यार इसका कुछ ना कुछ तो काम होगा ग्लूकोज के साथ. इट मस्ट बी हैविंग सम काइंड ऑफ रोल विद द ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स, राइट. सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा ना, यू विल हैव few hormones, like you will have something like my cortisol, then corticosterone, and cortisone. S-O-N-A. So you have cortisol, corticosterone, and cortisone. These are the three hormones which become a part of my glucocorticoids. ठीक है? These are the three hormones which become a part of my glucocorticoids. तो बेसिकली कॉर्टेक्स में से ये तीन हार्मोन भी आपके यहाँ पे आते हैं, या मैं कहूंगा कॉर्टेक्स के अंदर एक कैटेगरी हार्मोन्स आपके यहाँ पे आ रहे होते हैं और उसके यहाँ पे मैंने आपके सामने नाम लिखे हुए हैं. सो दिस इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द कॉर्टेक्स ओनली. अब इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा आपका आ रहा होगा ब्लड के अंदर, दैट इज माई कॉर्टिसोल. सो बेसिकली इन तीनों में से 95% सिक्रेशन तो आपका कॉर्टिसोल का होता है. सो आउट ऑफ दिस 3 यू विल फाइंड 95% सिक्रेशन तो आपका कॉर्टिसोल का यहाँ पे होगा. So 95% secretion will be happening for my cortisol. बाकी इनका सिर्फ 5% secretion आपके यहाँ पे होता है. So that's not so important for us. ठीक है, हम करते हैं यहाँ पे क्या है ना, let's try to understand कि कर क्या रहा है. What is my cortisol is actually doing over here. इसको हम कहाँ पे देखें, यहाँ पे देखते हैं. So what happens ना, assume that कि आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो गया. सुबह से कुछ खाया नहीं है, स्कूल चले गए, वहां पे उन्होंने पीटी करा दी, राइट, धूप के अंदर. All glucose get consumed, right? अगर आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का कंजम्पशन हो जाता है, इफ यू हैव अ लैक ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, देन व्हाट विल हैपन ना, आपकी बॉडी कोशिश करती है टू मेक ग्लूकोज आउट ऑफ नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स. तो फॉर एग्जांपल, व्हेन यू हैव अ लैक ऑफ ग्लूकोज, व्हेन यू हैव लैक ऑफ ग्लूकोज, तो वो टाइम पे आप एक चीज कर सकते हो. व्हाट कैन हैपन इन दिस कंडीशन, यू कैन फाइंड द कॉर्टिसोल विल कम. आपका एड्रेनल कॉर्टेक्स में से कॉर्टिसोल आएगा भाग भाग के कि रुकिए मैं संभालता हूं. दैट इज व्हाट इट विल डू. इट विल एड्रेनल कॉर्टेक्स विल रिलीज द कॉर्टिसोल. और अब ये कॉर्टिसोल आपका यहाँ पे करेगा क्या, ये कॉर्टिसोल आपका यहाँ पे कन्वर्ट करेगा आपके नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स को, लाइक योर अमाइनो एसिड जो प्रोटीन में से आपको मिलता है, एंड समथिंग लाइक माई ग्लिसरॉल जो फैट्स में से आपको मिलता है. सो ये क्या करेगा, cortisol will come and will convert my amino acid and my glycerol into my glucose molecule. This will convert them into my glucose molecules. ये करा जा सकता है. So cortisol will come, will convert my amino acid and glycerol, या जो भी मेरे यहाँ पे नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होंगे उनको कन्वर्ट करेगा इनटू माय ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और आई कैन से इट इज गेटिंग देम कन्वर्टेड इनटू माय कार्बोहाइड्रेट. इनको एक कन्वर्ट करा मेरे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के अंदर. अगर ये चीज अगर आपको यहाँ पे होते हुए दिख रही है, इफ आई फाइंडिंग दिस इज हैपनिंग विद हेल्प ऑफ द कॉर्टिसोल, इस प्रोसेस को हम यहाँ पे नाम देंगे एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज माय ग्लूकोनियोजेनेसिस. Right, that process over here is called as my gluconeogenesis. ये बात याद रखना. अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि इतना क्या ही जरूरी है ग्लूकोज बनाना. मतलब अगर बॉडी में ग्लूकोज नहीं है तो आप यूज कर लो फैट, आप यूज कर लो प्रोटीन डायरेक्टली. यू कैन बर्न डाउन द फैट्स, यू कैन बर्न डाउन द प्रोटीन टू मेक द एनर्जी. ग्लूकोज का काम वही होता है ना, टू मेक द एनर्जी. तो आपका सवाल ये होना चाहिए कि अगर ग्लूकोज नहीं है कोई बात नहीं ना, फैट को ब्रेक डाउन कर लो. तो आपकी बात सही है, बॉडी आपके फैट को ब्रेक डाउन करेगी, लेकिन आप ये बात भी याद रखना कि आपके कुछ पार्ट्स होते हैं बॉडी के जो आपका ग्लूकोज के अलावा कुछ और इस्तेमाल नहीं करेंगे, लाइक योर ब्रेन. ब्रेन आपका सिर्फ ग्लूकोज को एंट्री देता है. सो ब्रेन सेल्स और योर न्यूरॉन्स विल ओनली अलाउ द ग्लूकोज टू एंटर इनसाइड द सेल. सो यू हैव टू मेंटेन राइट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड.
you have to maintain a right amount of glucose in the blood. और इसलिए कॉर्टिसोल आपका आएगा और ग्लूकोज बनाते रहेगा. तो अगर बॉडी में ग्लूकोज का लेवल काफी नीचे चला गया, पहले तो आप ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करते हो, वो अलग तरीके से होता है, उसको हम इग्नोर करते हैं अभी के लिए. एंड देन आफ्टर दैट इफ यू स्टिल डोंट हैव राइट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड ना, देन कॉर्टिसोल विल कम, convert my amino acid and glycerol into glucose so that you are able to maintain some amount of glucose in the blood. क्योंकि उतना चाहिए बिकॉज ब्रेन इस्तेमाल करता है ग्लूकोज को, एंड ब्रेन रिमेन्स फंक्शनल थ्रू द डे, राइट. सो दैट इज व्हाई यू नीड टू हैव राइट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड. और जब आप ये कन्वर्जन आप कर रहे होते हो, नॉन कार्बोहाइड्रेट में से कार्बोहाइड्रेट जब आप बना रहे होते हो, प्रोसेस याद रखना, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. आपने नोटिस किया होगा कि ये होता है ना, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि पीटी के टाइम पे बच्चे ने कुछ खाया नहीं होता, धूप में कर रहा होता एक्सरसाइज, और फिर गिर जाता है, एंड देन ही बिकम्स वर्टिकल से हो जाता है वो हॉरिजॉन्टल. सो बॉडी क्या कर रही होती है, बॉडी कोशिश कर रही होती है कि भैया आप लेट जाओ, एक तो वैसे तुमने कुछ खाया नहीं है, और ऊपर से आप टू कीप यू स्टैंडिंग अपराइट, एंड अगेंस्ट द ग्रेविटी मुझे वहां पे पहुंचाना पड़ा है मेरे ग्लूकोज को, जो थोड़ा बहुत ग्लूकोज है मेरे पास ब्लड के अंदर, वो भी मुझे पहुंचाना पड़ा है अगेंस्ट द ग्रेविटी. समझ लो, जब आप खड़े हो देन द ब्लड हैज टू गो अगेंस्ट द ग्रेविटी, ब्रेन तक जाना पड़ रहा है प्रॉपर ग्लूकोज लेके. सो बॉडी क्या करती है, बहुत हो गया, लेट जाओ, एंड द पर्सन फेंट्स एंड दे बिकम हॉरिजॉन्टल. अब हॉरिजॉन्टल हो गए तो एक फायदा ये होता है कि अब ब्लड फ्लो आपका आसान हो जाता है. नाउ ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द ब्रेन विल बिकम स्लाइटली इजियर. तो जो भी थोड़ा बहुत आपका ग्लूकोज है ब्लड के अंदर, वो थोड़ा जल्दी पहुंचेगा ब्रेन तक. तब तक टीचर आएगा दौड़ते हुए, पानी डालेगा, ग्लूकोज खिलाएगा, बिस्किट खिलाएगा. करते स्कूल में नहीं करते, यहाँ पे स्कूल सिर्फ पानी डालते हैं. इन स्कूल पानी डाल के देख रहे हैं, अगर जग रहा है तो जग रहा है, ठीक है, और एल्स लेट्स कंटिन्यू द पीटी. सो अच्छा, अभिषेक के स्कूल में तो खिलाते, बिस्किट खिलाते, अभिषेक के स्कूल में तो अभिषेक के स्कूल में पोहा भी खिलाते हैं वो बिठा के. ऑलराइट, so that is what you find happening in this. So ये चीज आप यहाँ पे याद रखना, this is what happens, and you should know that your brain is always going to use the glucose molecule to make things happen for yourself. तो ये है मेरे यहाँ पे कॉर्टिसोल, और याद रखना that is what my cortisol is known for. इसमें एक दो चीज और याद रखना. कॉर्टिसोल जो होता है ना, the cortisol as a hormone, cortisol is also known as it will also have a property of anti-inflammatory. So याद रखना, cortisol will also have property of being anti-inflammatory. So anti-inflammation property आपकी होती है cortisol की. That's one thing you have to know. Cortisol is also known as my stress hormone. It is also known as my stress hormone. कभी भी आप स्ट्रेस में होते हो ना, तो cortisol का लेवल आपका बढ़ने लगता है. ये क्या चल रहा है तुम लोग का चैट के अंदर, क्या चल क्या रहा है? हाँ दिशा, बिस्किट खिलाया करो, ये क्या है? अभिषेक, बड़ा फोन आएगा बेटा आपके घर पे एक दो दिनों के अंदर. मेरे क्लास में तो बहुत. ऑलराइट, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. सो विल हैव योर स्ट्रेस हार्मोन, आपका यहाँ पे इसे हम बोलते हैं कॉर्टिसोल, इज आल्सो कॉल्ड एज माय स्ट्रेस हार्मोन. एंटी इंफ्लेमेटरी नेचर इसका यहाँ पे हो जाता है. एंड कॉर्टिसोल इज समवन हु इज आल्सो हैव अ immunosuppressive property. So it also have a immunosuppressive property या नेचर. ये 3 पॉइंट्स याद रखना. अगर आपको याद होगा ना, इफ यू जस्ट ट्राई टू रिकॉल, ट्राई टू गो बैक टू द चैप्टर ऑफ ह्यूमन हेल्थ, इफ यू जस्ट रिमेंबर when someone used to get an allergic reaction, we used to give them a shot of antihistamine, adrenaline and cortisol. याद आ रहा है ये बात? ये 3 चीजों का हम लोग शॉट देते थे उसे. जिसको एलर्जिक रिएक्शन आया करता था ना, आपने बेटा आपने ये पढ़ा है, when a person used to get allergic reaction in the human health वाले चैप्टर के अंदर, then 3 things we used to give that to that particular person: antihistamine, adrenaline and cortisol. ये 3 का हम वहाँ पे शॉट दे देते हैं. So cortisol का देने का रीजन ही आपको वहाँ पे वो होता है that you are going to suppress the immune system over. It has a property of suppressing the immune system. That's what you do. कुछ याद आ रहा है आपको? ये बात हमने पढ़ी है इन द ह्यूमन हेल्थ के चैप्टर के अंदर. यस सर. राइट, ऐसे चुप मत रहा करो, बता दिया करो कि हाँ सर पढ़ा है, सर पढ़ा है. लेट मी नो दैट. Okay, so that is what you find in this. So these are the 3 things you have to know. They are anti-inflammatory in nature. They are also called as my stress hormone, and they will also have an immunosuppressive property. That is something I'll be finding with my cortisol.
ठीक है, तो इतनी बातें आपको यहाँ पे रखनी है याद. दिस इज व्हाट यू हैव टू नो. और जो तीसरा ग्रुप था ना मेरा यहाँ पे, द थर्ड ग्रुप इज कॉल्ड गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय एंड्रोजन. थर्ड ग्रुप इज माय एंड्रोजन. सो ये तीसरा ग्रुप होता है मेरे यहाँ पे जो आपका आ रहा होता है एड्रेनल कॉर्टेक्स में से. एंड्रोजन इज नथिंग बट माय सेक्स हार्मोन. सो ये आपका अगर आ रहा है एंड्रोजन बन के, अगर आपका आ रहा है एज अ हार्मोन आपका आ रहा है ब्लड के अंदर, इट विल कन्वर्ट इनटू एस्ट्रोजन इन द फीमेल्स, और मेल्स के अंदर इट विल कन्वर्ट इनटू योर टेस्टोस्टेरोन. सो दैट इज समथिंग अ स्मॉल अमाउंट में आपका एंड्रोजन आपका आता है, सेक्स हार्मोन आपका आ रहा होता है आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स में से. तो ये तीन चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड एंड्रोजन. दीस आर थ्री थिंग्स यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ माय एड्रेनल कॉर्टेक्स. ठीक है, ओके. तो ये हमने यहाँ पे देख लिया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर एड्रेनल मेडुला. तो कॉर्टेक्स हमने यहाँ पे देख लिया. लेट्स टॉक अबाउट द मेडुला ओवर देयर. ये सब आप यहाँ पे पढ़ सकते हो बाद में. वन पेयर होता है, ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ टिश्यूज, राइट. यू नो एड्रेनल मेडुला, एड्रेनल कॉर्टेक्स, ये घर जाके पढ़ना. मैं बात करता हूँ एड्रेनल मेडुला के बारे में. जब मैं मेडुला की यहाँ पे बात करूंगा ना, यहाँ पे आपके दो हार्मोन्स आते हैं. यू नो दो हार्मोन्स, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, जिनका एक और नाम यहाँ पे क्या होता है, नॉर एड्रेनलिन एंड एड्रेनलिन. दीज आर टू नेम्स. यही वो दो हार्मोन है जब आपको आते हैं, जब आप बंजिंग जंपिंग करते हो, स्काई डाइविंग करते हो, व्हेन यू डू द रिवर राफ्टिंग करते हो, राइट, भालू से लड़ने के लिए जाते हो, यू डू एनी काइंड ऑफ थिंग्स, दोस काइंड ऑफ थिंग, यू विल फाइंड दिस टू हार्मोन विल गेट रिलीज इन द ब्लड, राइट. दे आर कॉमनली कॉल्ड एज माय कैटेकोलामाइंस. इनको हम कॉमनली क्या कहते हैं यहाँ पे, एज कैटेकोलामाइंस. याद रखना, बोथ द हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड. दोनों हार्मोन आपके बनाए जाते हैं आपके अमाइनो एसिड में से, जिसका नाम है आपके यहाँ पे ट्रिप्टोफैन. सो ट्रिप्टोफैन में से आप बना के दोगे आपके यहाँ पे कैटेकोलामाइन. सो कैटेकोलामाइंस एज अ हार्मोन आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम माय ट्रिप्टोफैन. ये याद रखना कि ये आपका अमाइनो एसिड है और इसमें से आप बनाते हो इन हार्मोन्स को. ठीक है, एक काम करते हैं, यू नो दे आर कमिंग फ्रॉम द मेडुला, समथिंग यू नो दैट. लेट्स ट्राई टू सी देयर रोल ओवर हियर. इसको इग्नोर करो. लेट्स ट्राई टू सी द रोल इन दिस. What are the roles? So roles हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं that what kind of roles they will be playing your hormones of my adrenal medulla, that is your catecholamines. क्या करते हैं यहाँ पे roles? Catecholamines आप यहाँ पे क्या करेंगे? First thing, they are active in the state of fight and flight. So fight and flight में आपकी मदद करते हैं. अगर आपको भागना हो या लड़ना हो, so वो टाइम पे इनका अमाउंट आपका बॉडी के अंदर काफी बढ़ जाएगा. So during the state of fight and flight, they are going to increase in the bloodstream. That's one thing you have to know. अब फाइट एंड फ्लाइट के टाइम पे आपके बॉडी में क्या क्या होना जरूरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, you should have a, you will find there's going to be a dilation of pupil which will happen. Dilation of pupil आपको होते हुए मिलेगा. Dilation of pupil. Dilation of pupil का मतलब आपका यहाँ पे होता है कि समझो अगर आपके सामने भालू आ गया, तो वो टाइम पे आपको स्लीपी फील नहीं होगा. ऐसा नहीं आप बोलोगे कि नींद आ रही है थोड़ी मुझे यहाँ पे. That won't be happening with you. आपकी आंखें यहाँ पे एकदम वाइड ओपन आपके यहाँ पे हो जाएगी, आपके प्यूपिल्स आपके डायलेट हो जाएंगे. प्यूपिल्स डायलेट होने का मतलब ये होता है ताकि आप पूरी इंफॉर्मेशन जो आपकी है सराउंडिंग की, आप उसे गेन कर पाओ. So you will find dilation of pupil will happen in a state of my fight and flight के अंदर. So आप literally अगर किसी के साथ अगर आप लड़ रहे हो, your eyes are wide open. Your eyes are wide open so that you can take all the information in your surrounding, which can be used for your survival. So that is called as my dilation of pupil. आपकी pupils आपके यहाँ पे dilate हो जाएगी ताकि आप better vision आप इस्तेमाल कर सको. So that's one thing you will find happening. You will find strong contraction of heart will be seen happening. Strong contraction of heart. आपका हार्ट काफी जोर से कॉन्ट्रैक्ट करना चालू करेगा ये टाइम पे. अब कोई मुझे बताओ फटाफट, नॉर्मली आपका हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, नॉर्मल कंडीशन में अभी आप बैठे हुए हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कितना ब्लड निकल जाए वेंट्रिकल्स में से? हाउ मच ब्लड इज कमिंग आउट फ्रॉम द वेंट्रिकल्स? अरे डॉक्टर साहब क्या हो गया? क्या होता है बेटा? स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है आपका? व्हाट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम कमिंग फ्रॉम द हार्ट? ये सब तो मालूम होना चाहिए बेटा. दिस इज समथिंग यू शुड नो. यू कैनॉट सिंपली सिट आइडल फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी माय 70 ml. 70 ml is going to be my stroke volume. I hope ये आपको याद होगा. We have done this thing in the past. So stroke volume is something going to be 70 ml is going to be coming out from the heart. Ventricles में से आ रहा होता है. ये अमाउंट ऑफ ब्लड आप कर रहे हैं रेस्टिंग स्टेट के अंदर. अगर आपका हार्ट काफी स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करता है, इफ योर हार्ट इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट वेरी स्ट्रांगली, देन ये वैल्यू आपका जा सकता है अप टू अराउंड 100. ये वैल्यू आपका 100 ml तक जा सकता है. योर स्ट्रोक वॉल्यूम कैन बिकम अराउंड 100. मतलब इतना ज्यादा ब्लड आपका
आ रहा होगा आपके हार्ट में से, ठीक है। सो योर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट विल हैपन व्हेन यू आर इन अ स्टेट ऑफ फाइट एंड फ्लाइट, ये आपको होते हुए मिल जाएगा, राइट। इसके अलावा you will find there will be a increase in the rate of breathing, there will be an increase in the rate of breathing। सिंपल सी बात बेटा, ऐसे टाइम पे आप रिलैक्स मूड पे तो रहोगे नहीं, सो ये टाइम पे द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज गोइंग टू इंक्रीज व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ अ बेयर, भालू अगर आपके सामने आ जाता है देन वो टाइम पे योर रेट ऑफ ब्रीदिंग इज गोइंग टू इंक्रीज एंड दैट शुड बी डन ना। जितना आप ब्रीथ करोगे जितना आपको ऑक्सीजन मिलेगा, जितना आपको ऑक्सीजन मिलेगा उतना ही आप अपना लाइक यू विल बी एबल टू बी डू थिंग्स, लाइक भाग पाओगे, वहां से भाग पाओगे, लड़ पाओगे, जो भी आपको करना है आप कर पाओगे, बिकॉज यू नीड ऑक्सीजन ओवर देयर, राइट, टू मेक द aerobic respiration happen, so that is why you will find the rate of breathing is going to increase। अब चौथा पॉइंट मैं आपको हमें बता नहीं रहा, which has to do with the glucose right now। हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, let's solve some questions and then we'll go back to the fourth point, because I want to make sure that we solve handful number of question। बिना क्वेश्चन सॉल्व करे क्लास बंद नहीं करना है आज, so let's solve the question first of all, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीजें वैसे क्लियर है आपको, यहाँ पे व्हाट आई हैव डन टिल योर मिडुला में जितना भी आपको बताया यहाँ पे, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस सर। क्वेश्चन चलिए, अब इसके लिए आप हैंड रेज करिए और आंसर बताइए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस, इनमें से कौन से आपके यहाँ पे हार्मोन है जिनका एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल होगा इन टर्म्स ऑफ माय ऑस्टियोपोरोसिस। कर सकते हो आप इसका आंसर, चलिए हैंड रेज करिए सब लोग यहाँ पे। बताइए शगुन क्या होगा आंसर यहाँ पे? सी ऑप्शन। लग रहा है आपका प्रिंस, आपको क्या लग रहा है? सर सी। राइट, सो ईस्ट्रोजन एंड पैराथायरॉयड हार्मोन इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। पैराथायरॉयड हार्मोन तो आप जानते हो यहाँ पे, और ईस्ट्रोजन भी मैं आपको बता चुका हूँ दैट इन फीमेल्स ईस्ट्रोजन विल हैव अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग द बोन हेल्थ, एंड दैट इज व्हाई वी कैन से दैट अगर ईस्ट्रोजन ना होगा नहीं होगा देन द पर्सन विल हैव अ इशू ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। सो ऑप्शन सी बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जीएनआरएच और हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड इन रिप्रोडक्शन एक्ट्स ऑन। जीएनआरएच कहां पे जाके एक्ट करता है? रेज योर हैंड। आ रहा है हाइपोथैलेमस में से, ये एक्ट कहां पे करेगा? बताइए अंशिका शर्मा क्या लग रहा है आपको? सर ए ऑप्शन। कोमल आपको क्या लग रहा है? सर ए ऑप्शन। एंड चेतना? ए ऑप्शन। Right, it will go and act on the anterior pituitary gland and stimulate the secretion of my LH and FSH। तो ये जाके एक्ट करेगा आपके anterior pituitary gland के ऊपर और stimulate करेगा secretion of my LH and your FSH, ठीक है। Then a temporary endocrine gland, a temporary endocrine gland human body में आपका कौन सा होता है? So which of them is a gland जो आपको temporary मिल जाता है फिर बाद में ये आपको नहीं मिलता? जिनका नाम है यहाँ पे सिर्फ मुस्कान, बताइए। डी ऑप्शन। बी कह रहे हो डी कह रहे हो? डी। डेली वाला डी? यस। डिम्पल आपका क्या होगा आंसर यहाँ पे? अरे अभिषेक क्या होगा आंसर आपका और डिम्पल का? बी ऑप्शन। ऑप्शन डी कह रहे हो आप भी यहाँ पे? बी फॉर बॉल। बी फॉर बॉल। आई होप ऑल ऑफ यू आर एग्रीइंग विद द ऑप्शन बी यहाँ पे। बेटा ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे ऐसा करेक्ट आंसर। इट इज माय कॉर्पस ल्यूटियम। पीनियल ग्लैंड तो बेटा आपका रहेगा ना, ये टेम्परेरी थोड़ी है, तो आपके ब्रेन में हमेशा रहेगा बचपन से लेकर बड़े होने तक। कॉर्पस ल्यूटियम इज वन ऑफ द ग्लैंड, इज ए टेम्परेरी ग्लैंड। ये कुछ टाइम के लिए आपके बॉडी में होता है एंड देन ये रिमूव हो जाता है। जहां से आपका और होता है कौन सा हार्मोन, व्हिच हार्मोन इज कमिंग फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन, राइट। सो ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ट्रू। नेम द पेप्टाइड हार्मोन व्हिच एक्ट्स मेनली ऑन हेपेटोसाइट, एडिपोसाइट एंड एनहांस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। मैं आपको यहाँ पे हेल्प करता हूँ। जब आपने अपना खाना खाया, खाना खाने के बाद आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। Now that glucose cannot be kept in the blood for a long period of time। मतलब आपको ब्लड में ग्लूकोज को ज्यादा आपको रखना ही नहीं होता, एक मेंटेन करना होता है, बट ज्यादा हुआ दैट्स नॉट यूजफुल। सो ग्लूकोज हैज टू बी ब्रॉट इनटू द सेल्स। सो ग्लूकोज को आपको सेल्स के अंदर भेजना है। तो मुझे बताइए कि कौन से आपके यहाँ पे हार्मोन होगा, इन चारों में से कौन सा वो हार्मोन होगा वो बेसिकली आपकी हेल्प करेगा ग्लूकोज को सेल्स में भेजने के लिए?
बता सकते हो आप इसका आंसर? वी हैव कहीं ना कहीं हमने ये पढ़ा है, लाइक वी हैव सीन दिस थिंग मल्टीपल टाइम्स। बताइए पूजा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? विच हार्मोन विल डू? बोलिए पूजा, बताइए। सर ऑप्शन बी। पी कह रहे हो आप यहाँ पे? ऑलराइट, अभिषेक क्या लग रहा है इसका आंसर? इंसुलिन सर। शिखा दुबे? सर ऑप्शन ए। बेटा इट इज गोइंग टू बी इंसुलिन। इंसुलिन का काम होता है टू लोअर डाउन द ग्लूकोज लेवल, और लोअर डाउन कैसे करता है? आपके ग्लूकोज को सेल्स के अंदर भेज के। याद रखना, इंसुलिन का काम होता है कि ये आके बोलेगा आपके लिवर सेल्स को, मसल सेल्स को कि इंसुलिन को आप ग्लूकोज को अंदर लीजिए। जब आपके सेल्स ग्लूकोज को अंदर लेना चालू करते हैं तो उस वजह से आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल नीचे जाता है। आप ये बात समझो, आपने खाना खाया, आपने रसगुल्ले खा लिए उसके बाद, ठीक है, सडनली आपका ग्लूकोज का लेवल हाई हो गया, बहुत हाई हो गया। आप ग्लूकोज के लेवल को हाई ब्लड के अंदर आप नहीं रख सकते। इंसुलिन आएगा और वो क्या करेगा, ग्लूकोज को भेजना चालू करेगा सेल्स के अंदर। इट विल गो एंड टेल द सेल्स टू टेक अप द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एंड दैट इज व्हाई वी से इंसुलिन लोअर डाउन द ग्लूकोज इन द ब्लड। अगर आप सेल्स के अंदर भेजो ग्लूकोज को तो आपका लेवल, आपका ग्लूकोज का यहाँ पे कम हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाट इंसुलिन इज गोइंग टू डू ओवर देयर। क्या ये बात आप सबको यहाँ पे क्लियर हुई? व्हाट इज इंसुलिन इज डूइंग ओवर देयर? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस। ये भूलना मत, ठीक है? हम वापस पढ़ेंगे पैंक्रियास, तब हम ये देखेंगे इसे, बट यू शुड नो दिस थिंग। खुद से पढ़िए सवाल को एंड देन रेज योर हैंड। Read the question from your end and then raise your hand to answer this. कितना टाइम? The posterior pituitary gland is not a true endocrine gland because इसे क्यों लोग नहीं कहते as a true endocrine gland? चार ऑप्शन यहाँ पे देखिए and you can actually come with the answer for this. बाकी लोग भी ट्राई कर ले बेटा, आयुष, पीयूष, हुस्नवाज एंड बाकी सारे बच्चे हैं, ऑल द गर्ल्स, यू शुड ट्राई दिस। बताओ चेतना, क्या लग रहा है? बी ऑप्शन। एंड प्रिंस, क्या लग रहा है आपको? सर सेकंड ऑप्शन। मुस्कान कुमारी? सर फर्स्ट। यस, ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को आप यहाँ पे ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड इसलिए नहीं बोलते बिकॉज यहाँ पे सिर्फ स्टोर किया जा रहा है ना हॉर्मोन्स को। आप यहाँ पे सिर्फ स्टोर करते हो उसे और वहां से रिलीज कर देते हो। बनाते कहाँ हो इन हॉर्मोन्स को? द हॉर्मोन्स आर बीन मेड इन माय हाइपोथैलेमस। हॉर्मोन्स आर ऑलवेज बीन मेड इन माय हाइपोथैलेमस, ठीक है? तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो हॉर्मोन्स आपके हमेशा आपके हाइपोथैलेमस के अंदर बनाए जाते हैं। पोस्टीरियर पार्ट के अंदर सिर्फ आप उन्हें वहां पे स्टोर करोगे और रिलीज करोगे। सो दैट इज व्हाई इन अ ट्रू सेंस दिस इज नॉट कॉल्ड एज माय ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड। अब से ये बात याद रखना, ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पे आपका सही आंसर। हाँ जी कोमल बताइए। अच्छा, यू वांट टू आस्क समथिंग? सर ये क्वेश्चन ना समझ नहीं आया सर, इसको ना रिपीट कर दो। क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये कह रहा है, आपको यहाँ पे दैट पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट अ ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड। यहाँ पे इसे ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड हम यहाँ पे इसे क्यों नहीं कहते हैं, ठीक है? ये सवाल है आपका यहाँ पे कि इसे ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड इसे हम यहाँ पे क्यों नहीं बोलेंगे। अब ऑप्शन सी यहाँ पे क्यों नहीं होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे आंसर इसलिए नहीं आएगा बिकॉज इट इज सेइंग दैट इट इज अंडर अ कंट्रोल ऑफ माय, अंडर अ रेगुलेशन ऑफ माय हाइपोथैलेमस। अब अगर देखा जाए तो हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में तो एंटीरियर पार्ट भी है। हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में तो आपका एंटीरियर पार्ट भी होगा ना आपका वहां पे। तो उसे भी हम बोलेंगे कि ये भी मेरा नहीं बनेगा यहाँ पे मेरा एज अ ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड, वैसे नहीं होता ना। वी ओनली से पोस्टीरियर पार्ट इज कॉल्ड एज माय, इन अ ट्रू सेंस यू से दैट इट इज नॉट अ ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज यहाँ पे आप हार्मोन बना नहीं रहे। यहाँ पे आप हार्मोन को कोई बना नहीं रहे, यहाँ पे आप सिर्फ स्टोर कर रहे हो और फिर वहां से आप उसे रिलीज कर रहे हो। ऑन द अदर हैंड एंटीरियर पार्ट के अंदर तो आपके हार्मोन बनाए जाते हैं। एंटीरियर पार्ट के अंदर तो आप कई सारे हार्मोन्स को आप बनाते हो, बट सेम थिंग इज नॉट हैपनिंग इन द पोस्टीरियर पार्ट। आई होप कोमल ये बात आपको समझ आ रही है व्हाई ऑप्शन सी कैन नॉट बी द आंसर ओवर हियर, ठीक है? यस। चलो, which of the following hormone is not involved in sugar metabolism? इनमें से कौन सा हार्मोन नहीं इन्वॉल्व, इसका कोई रिलेशन है ही नहीं शुगर के साथ? कर सकते हो इसका आंसर आप, अभी अभी आपने पढ़ाई ये सब चीजें, यू कैन आंसर दिस। चलिए चलिए बेटा चलिए, बोलिए मुस्कान कुमारी। सर डी ऑप्शन। क्या लग रहा है कोमल आपको? कोमल पांडे? सर डी ऑप्शन। एंड अंशिका शर्मा? सर डी। अंशिका क्या करा रहा मेरा एल्डोस्टेरोन यहाँ पे? व्हाट माय एल्डोस्टेरोन वाज एक्चुअली डूइंग?
तो सोडियम आयंस को रीअब्सॉर्ब कर रहा था। कहाँ से कहाँ पे जाके कर ये बोल रहा था करने के लिए वो? रीनल ट्यूब्यूल। हाँ, उसमें भी याद रखना डिस्टल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल। तो डिस्टल ट्यूब्यूल डीसीटी को जाके बोलेगा टू रीअब्सॉर्ब द सोडियम आयंस एंड सीक्रेट द पोटेशियम आयंस। बताइए, आसान है सवाल, ये तो कर लोगे आप। हैंड रेस करो जल्दी। सवाल बस समझ में आना चाहिए। सवाल अगर समझ में आ रहा है तो आपको आंसर मिल जाएगा। बताओ प्रिंस, क्या होगा आंसर यहाँ पे? बताइए मुस्कान, क्या होगा आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कह रहे हो आप यहाँ पे? सवाल को यहाँ पे समझो सब लोग बेटा, सवाल को समझो। विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स दो सिंथेसाइज एल्सवेयर, इनको बनाया कहीं और जाता है, स्टोर्ड एंड रिलीज बाय मास्टर ग्लैंड, इनको बनाया कहीं और जा रहा है, इनको स्टोर करके रिलीज कोई और कर रहा है। सवाल को आप समझते नहीं हो कई बार। बताइए अभिषेक, क्या होगा इसका आंसर? सेकंड ऑप्शन सर। ये अभिषेक आप तो है ना लाइक, नहीं व्हाट सर, मेड यू थिंक सेकंड ऑप्शन यहाँ पे होगा? बिना सोचे समझे क्यों आंसर दे सर रहे हो? मुझे ना मास्टर ग्लैंड समझ नहीं आ रहा है। मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस होगा सर कि पिट्यूटरी होगा? मास्टर ग्लैंड आपका हमेशा आपको पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इनमें से कौन सा हार्मोन आपका यहाँ पे है जो आपका बनाया कहीं और जा रहा है, रखा कहीं और जा रहा है और रिलीज किया जा रहा है मतलब मास्टर ग्लैंड, मतलब रखा और रिलीज किया जा रहा है मतलब मास्टर ग्लैंड। तो बड़ा सिंपल सी बात है ना। कौन थे आपके दो हार्मोन? वेसोप्रेसिन एंड योर ऑक्सीटोसिन। ये थे आपके दो हार्मोन यहाँ पे। वेसोप्रेसिन ऑक्सीटोसिन, यही थे ना आपके दो हार्मोन जो आपके रिलीज किए जाते हैं, रिलीज फ्रॉम एरिया जहां पे उन्हें बनाया नहीं जाता। अब बताओ इन चारों में से कौन सा है मेरा यहाँ पे वेसोप्रेसिन? वैसे ही बोल दो अनम्यूट करके, कौन सा है? एंजाइटी हार्मोन। सी थर्ड ऑप्शन। ऑप्शन सी, योर एंटी डायरेटिक हार्मोन इज माय वेसोप्रेसिन, दैट इज अनदर नेम फॉर माय वेसोप्रेसिन ओवर हियर। और ये जो मेरा यहाँ पे हार्मोन होगा, आप इसे बनाते थोड़ी हो वहां पे मास्टर ग्लैंड के अंदर, इसको बनाते हो आप हाइपोथैलेमस के अंदर, वहां पे इसे स्टोर करते हो और वहां से इसे रिलीज किया जाता है। तो ऑप्शन सी बनेगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा बताओ ये बात, क्या ये चीज समझ आ रही है? नहीं आ रही? नहीं आ रही, देन बोल दो कि सर ये वाला पार्ट समझ नहीं आया, बता दो। आ गया समझ में? आगे बढ़े हम, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अनम्यूट करके बताओ। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके, ये कर सकते हो आप लोग, हो जाएगा सवाल। लाइट एंड फाइट रिएक्शन के बारे में पूछा गया है, कैन डू दिस। भालू मारपीट हो जाती है तब क्या हो सकता है यहाँ पे, बताइए। बोलिए मुस्कान कुमारी। सर सी ऑप्शन। शगुन कौंडल। सी ऑप्शन। पूजा। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बन जाएगा आप सबका यहाँ पे सही आंसर। एड्रिनल मेडुला लीडिंग टू इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ माय एपिनेफ्रिन एंड माय नॉरएपिनेफ्रिन, दैट इज व्हाट माय हैपेंस इन द स्टेट ऑफ माय fight and flight। ये भी कर सकते हो आप यहाँ पे। 24 आवर्स रिदम ऑफ बॉडी सच एज स्लीप वेक साइकिल को कौन रेगुलेट करता है? आपकी बॉडी के अंदर स्लीप वेक साइकिल को कौन यहाँ पे रेगुलेट कर लेगा? विच हार्मोन विल रेगुलेट दैट? इसके एग्जांपल भी आपको दिए थे, कॉल सेंटर में जो लोग काम करते हैं, जेट लैग का एग्जांपल आपके सामने रखा था। बताइए चेतना, व्हाट कैन बी द डी पोटेंशियल आंसर? ऑप्शन। कोमल शर्मा, सर डी। and I hope everyone will agree on this. You will have option D becomes the correct answer in this. कोमल शर्मा, ये मेलेटोनिन आ कहाँ से रहा होता है वैसे? From where it is coming? सर पीनियल ग्लैंड। Right, it is coming from the pineal gland and will regulate your sleep wake cycle. बिल्कुल सही, that is my option D यहाँ पे। कर सकते हो, आसान सवाल है। मैच द सोर्स ऑफ ग्लैंड रिस्पेक्टिव हार्मोन एंड फंक्शन। ग्लैंड, हार्मोन और फंक्शन को आपको यहाँ पे मैच करना है, सो डू दैट।
बताइए कोमल शर्मा, क्या होगा आंसर यहाँ पे? सर बी। कोमल शर्मा, बी या डी, क्या कह रहे हो आप? सर बी। बी फॉर बॉल। हाँ, चेतना क्या लग रहा है आपको? सेकंड ऑप्शन। हाँ, सेकंड बोल दिया करो आप, ज्यादा इजी रहता है। मुस्कान कुमारी? सर सेकंड ऑप्शन। शिखा दुबे? सर ऑप्शन 2। ये आंसर आप सबका यहाँ पे सही है, इट इज अ करेक्ट मैच। पोस्टर पिक्चुरी, वेसोप्रेसिन यहाँ से आएगा, ये जाके बोलेगा आपका इट विल एक्चुअली गो एंड ट्रिगर द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द डिस्टल ट्यूब्यूल्स ऑफ द नेफ्रॉन। ये जाके डिस्टल ट्यूब्यूल को जाके बोलता है कि आप नेफ्रॉन्स लाइक वहां पे जाके बोलता है कि आप वाटर को रीएब्जॉर्ब करो। सो ये आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। ये आपके यहाँ पे गलत है, एंटर पार्ट्स ऑफ ऑक्सीटोसिन कभी नहीं आता, तो ये आपको गलत होगा आपका यहाँ पे। कॉर्पस ल्यूटियम, एस्ट्रोजन, दैट्स आल्सो रॉन्ग। प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे होना चाहिए था। थायराइड, थायरोक्सिन रेगुलेट कैल्शियम लेवल, नहीं ये नहीं करता कैल्शियम का रेगुलेट, सो दैट्स ऑल्सो रॉन्ग। सो ऑप्शन बी बनेगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगर आप ये कर पा रहे हो दैट्स अ गुड थिंग। इसे अभी मत करो, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, ये वाला करके दो मुझे। सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ अ हार्मोन सोर्स एंड फंक्शन। वापस वैसा ही सवाल आपके सामने, बी वेरी केयरफुल एंड गिव मी अ करेक्ट आंसर इन दिस। बताइए प्रिंस, क्या लग रहा है? प्रिंस का जवाब, आवाज नहीं आ रही प्रिंस। ऑप्शन बी बोल रहा है सर प्रिंस। नहीं बोल रहा है वो, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक अंशिका शर्मा? सर डी। दिल्ली वाला डी कह रहे हो आप? अंशिका यस। शर्मा, प्रोलैक्टिन आपका आता है एंट्री पार्ट से, नहीं पोस्टर सर से बी नहीं आता। वाला बी। ऑलराइट, सो पीपल गोइंग फॉर ऑप्शन बी, क्या आपको ऑप्शन बी यहाँ पे सही लग रहा है सब लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। आपकी बात यहाँ पे सही है, नॉरएपिनेफ्रिन विल बी कमिंग फ्रॉम द एड्रिनल मेडुला, और ये करता है आपका इंक्रीज द हार्ट बीट, रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड अलर्टनेस। राइट, ये सब आपके यहाँ पे इंक्रीज करेगा। एक काम करता हूँ, मैं भी आपको रिलीज कर देता हूँ बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट योर टाइम आपका यहाँ पे हो चुका है, बट हमें क्वेश्चन करने बाकी है, वी हैव टू सॉल्व सम क्वेश्चंस ओवर हियर। राइट, टाइम मिलेगा तो इसको अपने एंड से एक बार आप देख लेना, बाकी कल हम लोग जब वापस मिलेंगे सो विल बी गोइंग फॉरवर्ड विद द चैप्टर एंड विल बी सॉल्विंग सम मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो कुछ और नंबर ऑफ क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे, ठीक है? सो ये जो है उसके अंदर हम और ऐड कर लेंगे एंड विल सॉल्व सम क्वेश्चंस। राइट, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू डू। आई होप अभी तक जो कराया हमने आपको समझ आ रहा है। आई वुड रिकमेंड टू गो थ्रू द एनसीईआरटी वंस, जितने भी हमने ग्लैंड की उनको आप एक बार यहाँ पे देख लो। दैट्स इट, इट शुडंट टेक मोर देन 2 more lectures टू कंप्लीट द चैप्टर। सो 2 लेक्चर और लग जाएंगे और फिर आपको ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है? एंड बिफोर द एमटी के पहले कोशिश करेंगे कि एक बहुत बड़ा चंक यहाँ से कंप्लीट हो जाए। सो विल ट्राई टू मेक दैट हैपन, पॉसिबली हो ही जाएगा। राइट, ठीक है, सो लेट्स रैप दिस अप, विल कैच यू अगेन टुमारो एट द सेम टाइम। सो चलिए देन, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, अगर कोई सवाल नहीं है देन प्लीज हैव अ ब्रेक ऑफ 10 minutes एटलीस्ट, क्योंकि आपका भी वापस से दूसरा लेक्चर होगा, और कुछ खा लेना दूसरे लेक्चर के पहले, ऐसे ही मत आना। ऑलराइट।